मैं बचपन से ही पूरा मनहूस टाइप बंदा था। हालत ऐसी कि गली का कुत्ता भी मेरे पास से निकले तो फिसल कर गिर जाए। मेरा बचपन का जिगरी दोस्त रोहित किसी के बहकावे में आकर म्यांमार बॉर्डर वाले स्कैम कैंप में फंस गया। उसे बचाने के लिए मैं अकेला ही उस गैंग के अड्डे में घुस गया, मतलब खुद अपने पैरों से मौत के मुंह में। पहले ही दिन जो छोटा गुंडा मेरी निगरानी कर रहा था वो सीधा फर्श पर फिसल कर ऐसा गिरा कि हाथ पैर तुड़वा बैठा। दूसरे दिन मुझे जबरदस्ती कंप्यूटर रूम में ले गए, बोले ऑनलाइन फ्रॉड सीख। मैंने जैसे ही कीबोर्ड छुआ पूरे कैंप का नेटवर्क डाउन, ट्रांसफार्मर फटा, आग लग गई, चारों तरफ धुआं। तीसरे दिन कैंप का बॉस मुझे अपने ऑफिस बुलाता है, कहता है कुछ पूछना है। वो मेरे पास आया ही था कि ऊपर लगा पंखा टूटकर सीधा उस पर गिरा और बेचारे की ऐसी हालत हुई कि जिंदगी भर याद रखे। सिर्फ 3 दिन में पूरा कैंप बर्बादी का ट्रेलर बन चुका था। दीवारें टूट रही थीं, मशीनें फट रही थीं। 1 महीने बाद खुद स्कैम गैंग का सरगना इंडिया फोन करके पुलिस से रोते हुए बोला, भगवान के लिए उस लड़के और उसके दोस्त को यहाँ से ले जाओ, हम सरेंडर करते हैं। उस वक्त कैंप के ऑफिस में बैठा गैंग मैनेजर नागा फोन पकड़े कांप रहा था। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में स्कैमर हूं। 200 लोग बंद करके रखे हैं, सब कबूल है, बस प्लीज कोई स्पेशल फ्लाइट भेजो, नहीं तो रॉकेट भेज दो। उस अभिशाप वाले बंदे अर्जुन को यहां से ले जाओ। लेकिन उधर से फोन कट गया। गुस्से में उसने फोन जमीन पर पटका, फोन के टुकड़े जाकर स्विच बोर्ड में घुसे और धड़ाम, पास का फिश टैंक फट गया। पानी पूरे ऑफिस में फैल गया। मैं सामने बैठा चाय पीते हुए बोला, भाई पहले ही बोला था, मेरे साथ पंगा लोगे तो किस्मत भी छुट्टी पर चली जाएगी। नागा मुझे घूरते हुए बोला, 3 दिन में मेरी जिंदगी तबाह हो गई। ठंडा पानी पीना चाहा तो मशीन फट गई, टीवी ऑन किया तो डिश एंटीना गिरकर अकाउंट सेक्शन में घुस गया। तू इंसान नहीं, चलता फिरता श्राप है। उसने गुस्से में बंदूक निकालने की कोशिश की, फिर डर के मारे वापस रख दी। आखिर में चिल्लाया, इसे नीचे वाले वाटर सेल में फेंक दो, वहीं सड़ेगा। तभी एक आंख वाला गुंडा शेरा अंदर आया, बोला, बॉस इसे मुझे दे दो, मेरा हाथ तुड़वाया है इसने। मैंने उसे देखकर कहा, भाई अगर मैं तेरी जगह होता ना, वो चाबुक नहीं घुमाता। वो भड़क गया, बहुत बोलता है। उसने जैसे ही चाबुक उठाया, ऊपर लगा झूमर टूटकर सीधा उसके सिर पर आ गिरा। बेचारा वहीं खत्म, पूरा ऑफिस सन्न। बाकी गुंडे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं आदमी नहीं, चलते फिरते ब्लास्ट का बटन हूं। 4-5 लोग पूरे बॉडी सूट पहनकर आए और मुझे ऐसे लंबी लोहे की रॉड से धक्का देते हुए ले गए जैसे मैं कोई रेडियो एक्टिव सामान हूं। जाते जाते मैंने नागा को हाथ हिलाकर कहा, भाई फिश टैंक जल्दी ठीक करा लेना, करंट लग जाएगा। पीछे से उसकी चीख आई और उसी वक्त फिर एक धमाका हुआ। नीचे बेसमेंट में बना वो वाटर सेल नरक से कम नहीं था। लोहे का दरवाजा खुला तो ऐसी बदबू आई कि सांस लेना मुश्किल। मुझे धक्का देकर गंदे पानी में फेंक दिया गया। पानी घुटनों तक था। तभी कोने से कमजोर सी आवाज आई, अर्जुन भैया। मैंने मुड़कर देखा और दिल बैठ गया। वो रोहित था, मेरा वही जिगरी दोस्त। कभी पूरा हीरो टाइप लड़का, अब हालत ऐसी कि चेहरा सूजा हुआ, शरीर पर चोट के निशान, हाथ में आधा सड़ा हुआ बन। मैं भागकर उसके पास गया। उसने मुझे पकड़ लिया और रोने लगा। तू यहाँ क्यों आया बे? मैंने बोला था पुलिस को बता। मैंने उसे संभालते हुए कहा, बताया था, लेकिन वहां से आने में टाइम लगता। मुझे लगा तू तब तक जिंदा नहीं रहेगा। वो और जोर से रो पड़ा, ये लोग मार डालेंगे तुझे। मैंने हंसने की कोशिश की। भूल गया क्या, मेरे पास सुपर पावर है। वहां और भी कैदी थे। एक मजदूर टाइप आदमी, नाम था बबलू। दूसरा चश्मा पहना हुआ दुबला लड़का, आईटी वाला, नाम था करण। दोनों हमें ऐसे देख रहे थे जैसे उम्मीद करना ही छोड़ चुके हों। बबलू बोला, भाई यहां से कोई नहीं निकलता। ऊपर वो लटकती तार देख रहा है? जब इनका मूड खराब होता है पानी में करंट छोड़ देते हैं। मैंने ऊपर देखा, तारें आधी टूटी हुई झूल रही थीं। मैंने शांत होकर कहा, भाई मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं तो अगर करंट छोड़ा गया ना, पहले ट्रांसफार्मर फटेगा या स्विच ऑन करने वाला उड़ेगा। वो मुझे पागल समझकर घूरने लगा। तभी ऊपर का दरवाजा खुला। एक शराबी गार्ड अंदर आया, बोला, लो बे, आज तुम लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देता हूं। और वो हमारे ऊपर पेशाब करने लगा। रोहित डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। मुझे गुस्सा आया ही था कि अचानक गार्ड के हाथ से शराब की बोतल उसके पैर पर गिरी। वो दर्द से उछला, पैर फिसला और धड़ाम से नीचे पानी में आ गिरा, सीधे उन लटकती बिजली की तारों के पास। अगले ही सेकंड पानी में नीली चिंगारियां दौड़ गईं। वो आदमी पानी में तड़पने लगा जैसे इलेक्ट्रिक मछली। कुछ सेकंड में बेहोश होकर मुंह के बल गंदे पानी में गिर गया। पूरे सेल में सन्नाटा। कर्ण कांपते हुए बोला, भाई ये भी तूने किया? मैंने कंधे उचकाए। मैंने क्या किया? कर्मा ने किया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। थोड़ी देर बाद दूसरे गार्ड्स को शक हुआ। अलार्म बज उठा। पूरे कैंप में सायरन गूंजने लगा। लोहे के गेट धड़ाधड़ खुलने लगे। इस बार सिर्फ गुंडे नहीं आए थे, उनके साथ आया असली मालिक। भीड़ को चीरते हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया, पीछे बंदूकधारी मर्सनरीज। यही था पूरे कैंप का असली मालिक, भाऊ साहब। उसके साथ नागा भी था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे कई रातों से सोया ना हो। भाऊ साहब ने बेहोश पड़े गार्ड को देखा, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराया। तो तू है वो अपशकुनी लड़का? हमें सबको बाहर मैदान में ले जाया गया। रात का टाइम था, लेकिन पूरा कैंप फ्लड लाइट से चमक रहा था। सैकड़ों कैदियों को जबरदस्ती बाहर खड़ा किया गया ताकि सब हमारी सजा देखें।
भाऊ साहब आराम से कुर्सी पर बैठ गया, पिस्तौल घुमाते हुए बोला, मैं किस्मत पर बहुत भरोसा करता हूं, लेकिन आज तक किसी की बदकिस्मती ने मुझे नहीं हराया। मैंने रोहित को पीछे करते हुए कहा, भाऊ कुछ चीजें मजाक नहीं होती, मेरे साथ पंगा लेने वाले बचते नहीं। वो जोर से हंस पड़ा, यहां म्यांमार बॉर्डर पर मेरा कानून चलता है, तेरी मनहूसियत नहीं। उसने इशारा किया और दो गुंडे रोहित को पकड़कर घसीटने लगे। रोहित चिल्लाया, अर्जुन भैया। मैं उसकी तरफ भागा ही था कि दो बंदूकें सीधे मेरे सिर पर टिक गईं। भाऊ साहब ने रोहित के बाल पकड़कर उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दी। चल अब अपनी किस्मत दिखा, मैं अभी तेरे दोस्त को गोली मारता हूं, देखते हैं तेरी बददुआ तेज है या मेरी गोली। रोहित रोते हुए बोला, भैया भाग जा। मेरा गला सूख गया। मैंने दांत भींचकर कहा, मुझे मार ले, उसे छोड़ दे। वो गुर्राया, मुझसे डील करेगा? फिर उसने आसमान में गोली चलाई और चिल्लाया, घुटनों पर बैठ। रोहित को पीछे से बंदूक के बट से मारा गया। वो खून उगलते हुए गिर पड़ा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने धीरे धीरे घुटने टेक दिए, बस उसे मत मारना। लेकिन मैं नीचे झुकते हुए भी बोला, भाव सच कह रहा हूं, मैं जब झुकता हूं ना, सामने वाले की उम्र कम हो जाती है। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। भाऊ साहब मेरे पास आया, जूते से मेरा चेहरा दबाते हुए बोला, तेरी सारी मनहूसियत आज निकाल दूंगा। फिर उसने कहा, अब सिर पटक, जितना जोर से होगा उतना दोस्त जिंदा रहेगा। रोहित चिल्ला रहा था, मत कर, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैंने जमीन पर माथा दे मारा, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। कुछ ही देर में माथे से खून बहने लगा। पूरा मैदान वीडियो बना रहा था। भाऊ साहब मजे से सिगार पीते हुए मुझे देख रहा था। फिर अचानक उसने मेरी पसलियों पर लात मारी। मुझे साफ सुनाई दिया, हड्डी टूट गई। दर्द से सांस रुक गई, लेकिन मैंने आवाज तक नहीं निकाली। शायद यही बात उसे और भड़का गई। वो बोला, बहुत एटीट्यूड है, चलो अब दोनों को जिंदा जलाते हैं। गुंडे तुरंत पेट्रोल का ड्रम उठा लाए। रोहित ने आंखें बंद कर लीं। मैं मुश्किल से उठकर हंसा और बोला, भाव मैंने अभी 9 बार सिर झुकाया है, 9 नंबर अशुभ होता है, ये उधार अब ऊपर वाला जरूर वसूल करेगा। वो आग बबूला हो गया। मरते वक्त भी ड्रामा। उसने लाइटर जलाया और हमारे ऊपर फेंक दिया। अगले ही सेकंड ऐसा धमाका हुआ कि पूरा मैदान हिल गया। धमाका इतना जोरदार था कि मुझे और रोहित को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। मेरे कानों में सिर्फ सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। मैं मिट्टी में गिरा पड़ा खांस रहा था। कुछ सेकंड बाद जब नजर साफ हुई तो सामने का नजारा देखकर खुद मैं भी दंग रह गया। भाव साहब के हाथ से छूटा लाइटर सीधा जाकर उस पुराने लीक हो रहे जनरेटर में गिरा, जिसके पास हथगोले का पूरा बॉक्स रखा था। अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ कि जमीन हिल गई। रोहित मेरे बगल में गिरा पड़ा कांप रहा था। भैया हम मर गए क्या? मैंने दर्द से कराहते हुए कहा, नहीं, लगता है ऊपर वाला भी मुझे अंदर लेने से डरता है, कहीं मैं स्वर्ग नरक दोनों ना उड़ा दूं। मैं उसे पकड़कर जंगल की तरफ भागा। पीछे से भाव साहब की चीख गूंजी, जिंदा पकड़ो उन्हें। फिर वो चिल्लाया, गोली मत चलाना, कहीं खुद ही ना उड़ जाओ, काट डालो सालों को। मेरा दिल बैठ गया। बूढ़ा अब समझदार हो चुका था, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि ठीक से भाग भी नहीं पा रहा था। रोहित रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दे भैया, तू अकेला बच जाएगा। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। चुप, मेरी जिंदगी में 2 ही चीजें बची हैं, गिरना और दोस्ती निभाना। जंगल के बाहर एक माइनफील्ड था। चारों तरफ खोपड़ी वाले बोर्ड लगे थे। मैंने उसी तरफ इशारा किया। रोहित डर गया, उधर गए तो उड़ जाएंगे। मैंने सूखी हंसी हंसी। मेरे साथ उल्टा होता है, मैं जब माइन पर पैर रखना चाहूं नहीं रख पाता, लेकिन जो मुझे मारने आता है ना, उसका काम पक्का। हम दोनों आंख बंद करके माइनफील्ड में घुस गए। पीछे दर्जनों गुंडे तलवारें लेकर भागे चले आ रहे थे। भाव साहब गरजा, जो पकड़कर लाएगा उसे 1 करोड़। लालच में सब अंदर घुस पड़े। मैं एक एक कदम रख रहा था, दिल गले में अटका हुआ। पहला कदम सुरक्षित, दूसरा सुरक्षित, तीसरा। तभी पीछे धमाकों की लाइन लग गई। धड़ाम धड़ाम चीखें गूंज उठी। पीछा करने वाले लगभग हर माइन पर चढ़ चुके थे। भाव साहब बाहर खड़ा फटी आंखों से देख रहा था। ये आदमी है या शैतान? मैं खुद भी हैरान था। तभी अचानक मेरे पैर के नीचे टक की आवाज आई। मैं जम गया। नीचे देखा तो समझ आया, मैंने पूरी माइनफील्ड में बची हुई इकलौती पुरानी बम की पिन दबा दी थी। अगर पैर हटाया तो 50 मीटर तक कुछ नहीं बचेगा। रोहित वहीं बैठ गया। भैया, मैंने हंसने की कोशिश की, लगता है किस्मत अभी भी कंसिस्टेंट है। तभी भाव साहब को मेरी हालत समझ आ गई। वो खुद अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसने लंबा बांस मंगवाया जिसके आगे चाकू बंधा था। टांग में मारो इसे। वो पागलों की तरह हंस रहा था। एक बार पैर हिला, सब उड़ेंगे। चाकू आकर मेरी टांग में घुस गया। दर्द से पूरा शरीर कांप गया। रोहित ने तुरंत चाकू पकड़ लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। तभी आसमान में बादल गरजे। हवा अचानक तेज हो गई। मैं ऊपर देखकर बुदबुदाया, लगता है भगवान खुद लेने आ रहे हैं। अगले ही सेकंड बिजली गिरी, सीधी उस गीले बांस पर। चिंगारियों के साथ करंट भाव साहब के पूरे शरीर में दौड़ गया। वो चीख तक नहीं पाया। धुएं के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसी झटके से मेरे नीचे वाला पुराना बम भी हिल गया। मुझे नहीं पता कहां से ताकत आई। मैंने रोहित को पकड़कर पास के गड्ढे में धक्का दिया। अगले पल आसमान में आग का गोला उठा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, मैं एक ठंडी ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ था। सामने मास्क पहने एक डॉक्टर खड़ा था, हाथ में चमकता हुआ चाकू। उसने धीमी आवाज में कहा, जाग गया? तभी मुझे समझ आया, ये कैंप का मेडिकल यूनिट था। वही जगह जहां लोगों के अंग निकालकर बेचे जाते थे। मैंने सूखे गले से पूछा,
रोहित कहाँ है? डॉक्टर हंसा। तेरा दोस्त लकी निकला। जनरल साहब को वो पसंद आ गया, उसे पीछे वाले बंगले में भेज दिया गया। मेरी जान में जान आई, लेकिन अगले ही पल डर वापस लौट आया। मैंने डॉक्टर को चेतावनी दी, भाई ऑपरेशन मत करना, तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। वो ठहाका मारकर हंसा। मैं साइंस वाला आदमी हूं, भूत प्रेत में भरोसा नहीं करता। तभी बिना किसी वजह के ऊपर लगा बड़ा ऑपरेशन लाइट टूटकर सीधा उसकी पीठ पर गिरा। डॉक्टर दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने लंबी सांस ली। पहले ही बोला था। पूरा मेडिकल यूनिट अफरा तफरी में बदल गया। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर फट रहे थे, कहीं आग लग गई। लोग भागते हुए चिल्ला रहे थे। वो मनहूस फिर बाहर आ गया। लगता था अब पूरे कैंप में मेरा नाम फैल चुका था। मैं किसी तरह बाहर निकला और एक गार्ड की गोल्फ कार्ट चुराकर पहाड़ी वाले बंगले की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने चिल्लाकर कहा, गोली मत चलाना, कहीं फिर कुछ फट गया तो। बस उनकी 1 सेकंड की हिचकिचाहट काफी थी। मैं बैरियर तोड़कर निकल गया। कार्ट फिसलकर एक फायर हाइड्रेंट से टकराई और पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पीछे दौड़ते गार्ड उसी में बहकर गिर पड़े। किसी तरह मैं बंगले तक पहुंचा। बाहर भारी सिक्योरिटी थी। तभी ऊपर बालकनी में मैंने रोहित को देखा। एक मोटा फौजी अफसर उसे कोने में दबाए खड़ा था। मेरे साथ रहेगा तो राजा बन जाएगा। वो गंदी हंसी हंस रहा था। रोहित हाथ में फूलदान लेकर कांप रहा था। मैंने नीचे से चिल्लाया, रोहित! लेकिन अंदर जाने का रास्ता बंद था। गेट पर 2 खतरनाक पिटबुल बंधे थे। मुझे देखते ही दोनों गुर्राते हुए मेरी तरफ झपटे। मैं डर के मारे चिल्लाया, दूर हटो! और तभी कमाल हो गया। दोनों कुत्तों की चेन आपस में उलझ गई। वो खुद ही लिपटकर गिर पड़े और लगभग बेहोश हो गए। गेट खुल गया। मैं अंदर भागा। हॉल में एक विशाल बंगाल टाइगर लेटा था। उसने मुझे देखा और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मेरी टांगें कांपने लगीं। ये तो जानवर है, इस पर मेरी किस्मत कैसे काम करेगी? तभी बाहर मेरी छोड़ी हुई गोल्फ कार्ट अचानक बैटरी शॉर्ट होने से फट गई। धमाके की आवाज से टाइगर उछल पड़ा। उसी पल ऊपर का भारी झूमर टूटकर सीधे उसके ऊपर आ गिरा। जंगल का राजा वहीं फंसकर दहाड़ने लगा। मैं दंग रह गया। अब तो जानवर भी मेरे खिलाफ नहीं टिक रहे। मैं दौड़कर ऊपर पहुंचा। जनरल रोहित को रेलिंग पर दबोचे हुए था। मैंने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़! वो घबराकर पलटा। तू यहां कैसे पहुंचा? मेरा टाइगर कहां है? मैंने कहा कि तेरी बिल्ली नीचे लाइट के नीचे फंसी पड़ी है। वो गुस्से में बंदूक निकालकर मुझ पर गोली चलाने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन गोली चली ही नहीं। बंदूक की नली फट गई। उसका आधा कान उड़ गया। सामने के दांत टूट गए। वो दर्द में पीछे लुढ़का और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा, सीधा उसी टाइगर के पास। टाइगर पहले से चिढ़ा हुआ था। उसने तुरंत उसकी टांग दबोच ली। जनरल की चीख पूरे बंगले में गूंज उठी। मैंने मौका देखकर रोहित का हाथ पकड़ा और छत की तरफ भागा। तभी आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। रोहित खुशी से चिल्लाया, पुलिस! लेकिन मेरे दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। मामला इतना आसान नहीं हो सकता था। हेलीकॉप्टर बंगले के ऊपर मंडराने लगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मेरी उम्मीद टूट गई। लाउडस्पीकर से जो आवाज आई वो हिंदी नहीं थी। वो लोकल मिलिट्री गैंग के लोग थे। जनरल की अपनी फौज। मतलब हमें खत्म करने के लिए बैकअप आ चुका था। एक हेलीकॉप्टर से रस्सी की सीढ़ी नीचे आई और हथियारों से लैस सैनिक उतरने लगे। रोहित घबराकर बोला, अब क्या करेंगे? मैंने उन बंदूकों की तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। रोहित, मेरी जिंदगी में जिसने भी बंदूक तानी है उसका इंश्योरेंस क्लेम भी पास नहीं हुआ। मैंने जेब से मेडिकल यूनिट से उठाई हुई एक मजबूत एनेस्थीसिया की शीशी निकाली। मैं उसे फेंक कर किसी पर मारने वाला नहीं था। मैंने शीशी जमीन पर दे मारी। उसी पल पहाड़ी से तेज हवा चली। नशीली दवा हवा में फैल गई और छत पर सूख रही चादरें उड़कर सीधे हेलीकॉप्टर के शीशे से चिपक गईं। पायलट अंधा हो गया। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर पास के बड़े पेड़ से टकराया। धड़ाम! उसके पंख टूट गए और वो घूमता हुआ सीधा कैंप के हथियार गोदाम में जा घुसा। अगले ही पल इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा पहाड़ कांप उठा। आग का विशाल गोला आसमान में उठा। आधे सैनिक हवा में उछल गए, बाकी हेलीकॉप्टर के साथ आग में समा गए। पूरे कैंप में तबाही शुरू हो चुकी थी। दीवारें गिर रही थीं, हर तरफ आग लगी थी। मैं छत पर खड़ा बस सिर हिलाता रह गया। लोग मानते क्यों नहीं? मुझे छेड़ोगे तो यूनिवर्स खुद पर्सनल हो जाता है। तभी रोहित ने दूर इशारा किया। कैंप के मेन गेट पर कई बख्तरबंद गाड़ियां अंदर घुस रही थीं। उन पर भारत का पुलिस चिन्ह बना था। नीली लाल बत्तियां चमक रही थीं। उस पल वो रोशनी मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगी। स्पेशल फोर्स के जवान अंदर घुसे और पूरे कैंप को घेर लिया। जो स्कैमर्स कुछ देर पहले लोगों को पीट रहे थे वही अब पुलिस वालों के पैरों में गिरकर रो रहे थे। सर, हमें पकड़ लो, जेल भेज दो, बस यहां से निकाल लो उस मनहूस आदमी से। कुछ लोग तो हथकड़ी पहनने के लिए लड़ने लगे। मैं रोहित को सहारा देकर मलबे से बाहर ला रहा था कि एक जवान अफसर मुझे देखकर रुक गया। तुम अर्जुन हो? मैंने सिर हिलाया। उसने चारों तरफ तबाही देखी, फिर मेरी तरफ देखा। ये सब तुम्हारे आने के बाद हुआ? मैंने थकी हुई हंसी के साथ कहा। मैं बोलूं एक्सीडेंट था, मानोगे? वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में डर और सम्मान दोनों थे। हमें एम्बुलेंस में डाल दिया गया। रोहित मेरा हाथ पकड़े रो रहा था। भैया, हम बच गए। मैंने राहत की सांस ली।
हाँ, आखिर खत्म हुआ सब। लेकिन तभी रोहित अचानक चुप हो गया। उसने जेब से टिश्यू निकाला और चेहरे का कीचड़ साफ करने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर बहुत शांत आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने तुझे यहां बचाने के लिए नहीं बुलाया था। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसे घूर कर पूछा, मतलब? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। भाव साहब बेवकूफ था। मैं बहुत पहले से इस पूरे कैंप पर कब्जा करना चाहता था। मुझे बस ऐसी आग चाहिए थी जो सब कुछ साफ कर दे, और तू वही आग निकला। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। तू इनके साथ था? वो आराम से बाल ठीक करते हुए बोला, कुछ वैसा ही समझ ले। प्लान ये था कि तू सब तहस नहस करेगा, मैं बाद में सर्वाइवर बनकर सब संभाल लूंगा। लेकिन तूने तो पूरा एम्पायर ही उड़ा दिया। फिर वो मेरी तरफ झुककर बोला, अब सारी एविडेंस जल चुकी है। मैं इंडिया लौटूंगा एक बेचारे सर्वाइवर की तरह। और तू? पता नहीं उसके हाथ में सिरिंज कब आ गई। तू बहुत कुछ जानता है। अगर तू एम्बुलेंस में मर जाए तो परफेक्ट एंडिंग होगी। सुई बस मेरी गर्दन से कुछ इंच दूर थी, लेकिन मैं हिला तक नहीं। बस रोहित को देखता रहा। आंखों में दुख था, गुस्सा नहीं। मैंने धीरे से कहा, रोहित, तू एक चीज भूल गया। वो रुका। क्या? मैंने फीकी मुस्कान दी। मेरी मनहूसियत का भी एक रूल है। ये सिर्फ उन लोगों पर असर करती है जिनके दिल में मेरे लिए बुरा इरादा हो। बचपन में तू मेरा भाई था, इसलिए मेरे आसपास रहकर भी कभी तुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तू भी उस घेरे में आ चुका है। वो झल्लाकर बोला, ड्रामा बंद कर। और उसी वक्त उसने सुई मेरी गर्दन में घोंपने की कोशिश की। तभी एम्बुलेंस सड़क के एक बड़े गड्ढे से उछली। जोरदार झटका लगा। रोहित का हाथ फिसला और पूरी सिरिंज उसकी अपनी जांघ में धंस गई। पूरी जहरीली दवा उसके शरीर में चली गई। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं। वो कांपते हुए सिरिंज निकालने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो मेरे कपड़े पकड़कर चीखा, बचा ले। मैं थका हुआ सीट से टिक गया। मैंने पहले ही कहा था, जो मुझे मारने आता है वो खुद पहले चला जाता है। रोहित मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में डर, पछतावा और यकीन न कर पाने वाली हैरानी थी। फिर धीरे धीरे उसका हाथ ढीला पड़ गया। एम्बुलेंस में सन्नाटा छा गया। 3 महीने बाद मैं पुलिस स्टेशन में बयान दे रहा था। सामने बैठा अफसर फाइल पलटते हुए बार बार मुझे देख रहा था। तो पूरे गैंग का सफाया हो गया। भाव साहब बिजली से मरा, डॉक्टर ऑपरेशन लाइट से, जनरल टाइगर से, और असली मास्टरमाइंड रोहित खुद के इंजेक्शन से। मैंने सिर हिलाया। सर, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ऐसी ही है। अफसर ने फाइल बंद की। फिर थोड़ा झुककर बोला, ऊपर से एक स्पेशल डिपार्टमेंट तुमसे मिलना चाहता है। मैं चौंका। कौन सा डिपार्टमेंट? वो हल्का मुस्कुराया। नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ अननेचुरल इंसिडेंट्स एंड कॉजैलिटी प्रिवेंशन। उनके हिसाब से तुम्हारी ये मनहूसियत देश के लिए स्ट्रैटेजिक वेपन बन सकती है। मैं कुछ सेकंड उसे घूरता रह गया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो धूप खिली हुई थी। एक आवारा कुत्ता मेरे पास आया और भौंकने लगा। अगले ही पल उसका पैर फिसला और वो चारों टांगें ऊपर करके गिर पड़ा। मैं हंसे बिना नहीं रह पाया। शायद मेरी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जब तक मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है, ये बदकिस्मती ही दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के खिलाफ मेरी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।